नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, जिस टाइम पर हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स का इतिहास, इसके अलावा अपना जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर इन दोनों का मैंने जिक्र किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कई स्थानों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर्स भी लिखा जाता है। तो ये क्या है? वैसे तो मैंने इनके विषय में बताया हुआ था, लेकिन मैं क्या करूंगा कि दोनों को ना एक ही वीडियो में कंपैरिजन करके बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों चीजों में कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद भी किसी समय में इनमें कंफ्यूज होता था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे क्या। तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई सन 1600 में ब्रिटेन में हुई, और वो लोग जो है उसके बाद भारत में व्यापार करने आए। पहले उनकी हैसियत क्या थी? एक व्यापारी के रूप में उन्होंने भारत में प्रवेश किया, लेकिन कालांतर में भारत के आंतरिक राजनैतिक व्यवस्था के कमजोर पड़ने पर फायदा उठाया उन्होंने, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पहले अपने अधिकार में किया, फिर धीरे धीरे और भी कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैं इसको BEIC लिख देता हूं यहां पर। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी कंपनी होता है तो उसका एक संचालक मंडल होता है जो उसको संचालित करता है, जिसको बोर्ड मेंबर्स भी बोला जाता है। आप लोगों ने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा कि बोर्ड मीटिंग चल रही है, इस टाइप से। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो संचालक मंडल थी वो थी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हिंदी में संचालक मंडल कहा जाता है। तो इनका काम क्या था, मतलब इन दोनों का काम क्या था? तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद अपने आप को व्यापारिक शक्ति के स्थान पर राजनैतिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया, तो वो जो है भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों को नियंत्रित करने लगी। कौन? अपनी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां लिख देता हूं मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सबको। अब जो है ब्रिटेन में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। इनका क्या काम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, बाद में फिर वो राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम ये था कि वो इंग्लैंड में बैठ करके इसके लिए नीतियां बनाए। मतलब कि किसको बंगाल का गवर्नर बना करके भेजना है, किसको कौन सा अधिकारी या कौन से पद पर नियुक्त करना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं COD। अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूं, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी ने चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दे दिया। इसी के कुछ समय बाद, या फिर लगभग साथ ही साथ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना हुई। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक पूर्णतः स्वायत्तशासी या फिर कहे निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी ना माफी चाहूंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इस कंपनी में ब्रिटेन के बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया था। आप लोगों ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में क्या होता है? लोग जो है अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अंश बोल सकते हैं, अंश। तो क्या था, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगाया था, तो भाई उनको पता रहना है ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, क्यों, कैसे कर रहा है। तो उसी काम के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी आम सभा में प्रत्येक वर्ष कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चुनाव होता था। ये 1600 की स्थिति और उसके बाद के समय की बता रहा हूं मैं। तो उस समय ना 24 सदस्य इसके हुआ करते थे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर 1600 की स्थिति में देखें तो वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। क्या करना है, कैसे करना है, कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजना है, टॉमस रो को भेजना है, मछलीपट्टनम में अपना जो फैक्ट्री लगाना है, तो ये सब जो नीतियां हैं और किस टाइप से व्यापारियों को भेजना है, ये सब काम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंग्लैंड में बैठ करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है ना काफी पहले की बात है, मतलब कि जब ये व्यापारिक कंपनी थी। हालांकि बाद में भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। अब क्या हुआ, वापस आते हैं प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध की समय में। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर जाती है। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, फिर मीर जाफर तक को हटा देते हैं। मीर जाफर, मीर कासिम, इन सबको कठपुतली बनाया जाता है। बाद में फिर 1772 में क्या होता है, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मैंने बताया था जब मैं बता रहा था गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स, माफी चाहूंगा, गवर्नर के रूप में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके उसको आदेश देती है कि भैया तुम जो है पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सत्ता अपने हाथ में ले लो। तो ये जो है पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रही थी। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब आती है मतलब अब यहां पर चूंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में मोटा मुनाफा कमा रही है, यहां तक तो ठीक था चलो, लेकिन वो जो है भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार करके बैठ गई है, शासन कर रही है वहां पर। तो ये चीज जब ब्रिटिश संसद को मालूम होता है, लेकिन उसको मालूम ही था, तो वो जो है विचार विमर्श करती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और वो जो है ना किसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने का प्रयास शुरू कर देती है। देखो, ब्रिटिश संसद को यह भी भय था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज के समय में भारत के एक बहुत बड़े भू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, इन पर अधिकार करके शासक बन के वहां शासन कर रही है। कल को अगर ये कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली हो जाती है राजनैतिक रूप से, तो ये भी संभव है कि वो ब्रिटिश सरकार को ही नियंत्रित करने लग जाए। तो ये डर था ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार बोलता है भाई वो हमको नियंत्रित करे, उससे पहले हम लोग जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसना आरंभ कर देते हैं। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अब क्या होता है, 1773 में ब्रिटिश संसद वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा है रेगुलेटिंग एक्ट को। तो यहां पर ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारे प्रावधान किए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और इसमें क्या किया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर भी नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा किस टाइप से नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं आगे। 1773 के बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट डिटेल में बता चुका हूं। तो अब जो है पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ अधूरा है, कमी है, मतलब कि अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमारा पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी नीतियां बना रही है उसको हम लोग नियंत्रित करें। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया जाता है, 6 कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती है। 6 कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला टॉपिक ना मैंने ढूंढा, कोई पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिया जाए। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती है और इन 6 कमिश्नरों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जितने भी क्षेत्र पर अधिकार है उन सभी क्षेत्रों का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। मतलब कि ये मान लो भारत है, तो भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, तो स्वतः ही इन 6 कमिश्नरों का इस पूरे क्षेत्र पर भी अधिकार हो जाएगा। तो
तो ये बोला जाता है कब, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इन्हीं 6 कमिश्नरों के जो संगठन को या परिषद को या मंडल को ही बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं BOC। BOC हिंदी में इसको बोलेंगे नियंत्रण मंडल। तो अब ये किसको नियंत्रित करेगी, मैंने तो बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जितने भी क्षेत्र पर अधिकार है उस पर सीधा सीधा अधिकार होगा। तो क्या डायरेक्ट ये इस भारत की इस क्षेत्र पर अधिकार करेगी, मतलब नियंत्रित करेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए वापस आते हैं शुरू में, जैसे कि मैंने बोला था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में कई सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका नियंत्रण है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रित करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। किसको नियंत्रित करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो 6 कमिश्नर हैं जिनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जा रहा है, इनकी नियुक्ति, इनका चयन किस प्रकार से हो रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। तो देखिए टोटल कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य। तो इनमें से जो 4 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति होती है प्रीवी काउंसिल से। प्रीवी काउंसिल, और कौन इनको नियुक्त करता है, ब्रिटेन का सम्राट। मतलब कि ब्रिटेन का सम्राट जो है 6 कमिश्नरों में से 4 सदस्यों को ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल से चुनता है कि भैया तुमको जो है हम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बना रहे हैं। 4 सदस्यों को, बच गए 2 में से एक जो है ब्रिटिश सरकार का अर्थ मंत्री होगा। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सरकार का अर्थ मंत्री, मतलब कि जो भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का अर्थ मंत्री होगा वो स्वतः ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर होगा। इसके बाद एक और बच गया ना, 6 थे, तो एक अन्य सदस्य ये होगा ब्रिटेन का क्या बोलेंगे, ब्रिटेन का विदेश सचिव। एक मिनट है, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, ये जो दूसरा है ना, दूसरा सदस्य, ये विदेश सचिव ही होगा। मतलब कि ब्रिटेन का जो विदेश सचिव होगा वो स्वतः इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य होगा। तो 2 सदस्य आप बोल सकते हो परमानेंट है, मतलब जो अर्थमंत्री होगा ब्रिटेन का, जो विदेश सचिव होगा, वो दोनों अपने आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे। और 4 सदस्यों का चुनाव अपने जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनके द्वारा प्रीवी काउंसिल से किया जाएगा। तो ये इसका संगठन था। तो ये लोग जो है किसको नियंत्रित करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको नियंत्रित करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शुरुआत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, फिर उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो 6 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, एक तरह से ब्रिटेन की सरकार। तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत भारत में शासन कर रही है। भले शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कर रही है, हम बोलते हैं ना कि 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे हाथ किसका था, ब्रिटेन की सरकार का। कैसे कंट्रोल करते थे इस पर हम लोग आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो देखो शुरुआत में मैंने बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव है वो शेयर होल्डर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा होता है। तो 1773 में ना ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इनकी सदस्य संख्या तो 24 ही रहेगी, लेकिन इनका जो चुनाव का तरीका है उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो लोग वोट तो करेंगे लेकिन सभी नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, शेयर होल्डर्स की आम सभा बुलाई जाती थी प्रत्येक वर्ष और उसी में से जो है 24 लोगों को चुना जाता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला गया कि जिसके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर है वही जो है वोट कर सकता है, 1000 पाउंड। तो ये बोला गया। और उसमें इसके अलावा फिर एक और चीज बोला गया कि जिसके पास 1000 पाउंड का शेयर है वो 1 वोट दे सकता है। अगर उससे ज्यादा 3000 पाउंड का शेयर है तो वो 2 वोट देने का अधिकारी है। 6000 पाउंड का अगर शेयर है तो वो 3 वोट दे सकता है। 10,000 पाउंड का शेयर है तो वो सीधे जो है 4 वोट दे सकता है। मतलब कि जिसके पास जितना ज्यादा शेयर है वो उतना ज्यादा वोट दे सकता है। ये बोला गया कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा। इसके अलावा ये बोला गया कि जो 24 सदस्य हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, तो इन 24 सदस्यों में से प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य, 24 का 1/4 कितना होता है, 6।
तो 1/4 अर्थात 6 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उतने ही सदस्यों की पुनः नियुक्ति हो जाएगी इनके द्वारा। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है ना, वैसे ही बिल्कुल। तो 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उतने ही अर्थात 6 सदस्यों का फिर से चुनाव होगा। तो ये इनका संगठन था। अब काम कैसे करते थे, थोड़ा सा मतलब कि किस तरह से ये नियंत्रित स्थापित करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, मान के चलिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बंगाल में जो वहां के गवर्नर जनरल है, कोई भी हो, वॉरेन हेस्टिंग्स हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, तो उनको जो है कोई आदेश भेजना है कि भैया तुमको ये करना है वो करना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चिट्ठी भेजेगा, कुछ भी करेगा, मतलब आदेश भेजेगा। तो उस आदेश को भेजने से पहले, भारत भेजने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना होगा, इसको दिखाना होगा, ये देखेगा। अगर इसको लगता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना है, बदलाव भी ये करने का अधिकार रखता था और कई बार ये बहुत सारी चीजें परिवर्तित भी करता था। इसके ऊपर कौन था? ब्रिटेन की सरकार, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे में फायदा ढूंढ रही थी, मतलब कि उसको भी फायदा चाहिए था ना, हर कोई तो फायदा ही देखेगा। तो इस टाइप से, इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत से कोई संदेश भेजती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, तो उस संदेश को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाना होगा। मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी काम करेगी उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी शामिल करना होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह भी अधिकार था कि वो परिवर्तन भी कर सकता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको मानने के लिए बाध्य थी। तो ये किया गया, मतलब कि इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ब्रिटेन की सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल या फिर कहें नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो व्यवस्था है कब शुरू हुई थी? तो 1784 में। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही शुरू हुई थी, उसके साथ या उसके कुछ समय बाद शुरू हुई होगी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था और इसको ना बोला गया द्वैध शासन प्रणाली। हम लोग पढ़ते हैं बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 1772 तक। तो इसी टाइप की कुछ व्यवस्था, जैसे मैंने बताया था ना बंगाल में द्वैध शासन कैसा था, 2 लोग मिल करके कर रहे हैं इस टाइप से। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालित कर रहे हैं वो 2 हो गए, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। तो इसी को बोला गया दोहरी शासन प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के मामले में, जो शुरू होती है 1784 में और कब समाप्त होता है? तो 1858 में। देखो, 1858 में क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम आया था। क्यों आया था भारत शासन अधिनियम? तो 1700 बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि आजकल 1700 के आसपास का इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1857 में क्या हुआ था? भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई। भारत के वीर सपूतों ने प्रयास किया था अंग्रेजों को भारत से भगाने का, लेकिन कुछ क्या बहुत सारे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे ये जो क्रांति है पूरी तरह से असफल रही। और इस क्रांति में अंग्रेजों के विजय के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है और जो भारत का जो शासन की जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली जाती है और शासन का भार जो है, मतलब मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत की शासक है, शासन कर रही है, तो उसको जो है शासन ले लिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया जाता है। देखो, ब्रिटेन में उस टाइम पे महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया, तो उसको जो है भारत की साम्राज्ञी अर्थात भारत की महारानी घोषित किया जाता है 1858 में। और उस 1858 के अधिनियम के तहत ये बोला जाता है कि जो मतलब कि ब्रिटेन की जो महारानी है उसकी तरफ से भारत सचिव, एक नए पद को सृजित किया गया, भारत सचिव। ये जो भारत सचिव है ब्रिटेन की महारानी की तरफ से ब्रिटेन में रह करके भारत पर शासन करेगा। कौन? भारत सचिव। भारत सचिव इस पद का सृजन किया गया 1858 में और ये जो है ब्रिटेन की महारानी की तरफ से भारत पर शासन करेगा। जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसको वायसराय बना दिया गया और वायसराय जो है इस भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और इस भारत सचिव की सहायता के लिए या फिर कहें इसको सलाह वगैरह देने के लिए 15 सदस्यों के एक भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद,
ये जो है इसको सलाह देने के लिए थी, दो नहीं थे जैसे इसमें दो अलग अलग है ना, वैसे नहीं थे। भारत सचिव उसको सलाह वगैरह देने के लिए थी भारत परिषद, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 15 थी। अब देखिए इनका क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, तो इन दोनों को कर दिया गया समाप्त, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और इनके जो भी पावर थे, दोनों के जो भी पावर थे, जो भी शक्तियां थी, वो किसको दे दिया गया, भारत सचिव को। पहले जो है अपना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भी भारत में शासन कर रहे थे, जो भी गवर्नर जनरल, वो किसको रिपोर्ट कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। तो अब जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, सीधा सीधा शासन अब कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी। और ब्रिटेन की महारानी की तरफ से भारत सचिव ब्रिटेन में रह करके शासन करेगा। और भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसको बना दिया गया वायसराय। और वायसराय जो है अब किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा भारत सचिव को, ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत सचिव इस पद को कब समाप्त किया गया, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, तो जो स्वतंत्रता का अधिनियम लाया गया, तो उसी में इसके पद को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि लगभग 1784 से लेकर के 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहे थे। बार बार जो है ना इनका जिक्र होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ये बोला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ये बोला, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को ना कोई मैंने देखा कि कहीं मिला नहीं मुझे, तो इसको लिया जाए, मैं भी काफी कंफ्यूज होता था। तो वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया या नहीं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।